स्वागत है दोस्तों आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके प्रीलिम्स के स्पेसिफिक एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। उनको क्या सही करने की स्ट्रेटेजी है, कैसे उन्हें सही करना है, और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हर विषय के लगभग 100 प्रश्न तो आपको उपलब्ध कराए ही जाएं। और इस हिसाब से हम आपको जो 10 यूनिटें हैं, उन 10 यूनिटों के अनुसार आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे ओवरऑल अप्रोच के साथ। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे उन्हें डील करना है और किस डायरेक्शन में आपको आगे जाकर पढ़ाई करनी है। तो इस नवीन श्रृंखला की शुरुआत करने के साथ ही आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज शुरू करने जा रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो सबसे पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित बोधिसत्व के संबंध में सही नहीं है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पूछा गया है बोधिसत्व के बारे में, निम्नलिखित बोधिसत्व के संबंध में क्या सही नहीं है। नहीं पर विशेष गौर करना है। अगर आपने सही है या सही नहीं है ये सिली मिस्टेक गलत की तो आपका प्री रुक जाएगा 1 नंबर से। तो आपको समझना है कि बोधिसत्व क्या होते हैं। बोधिसत्व वो जो स्वयं का निर्माण रोककर दूसरे का निर्माण आगे ले जाते हैं। यह बौद्ध की महायान शाखा से, यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से संबंधित बोधिसत्व होते हैं और बोधिसत्व निरंतर अवतार लेते रहते हैं, आएंगे जाएंगे। बहुत सारे बोधिसत्व हैं। इस शाखा में बोधिसत्व के बारे में बताया गया और यही बोधिसत्व बहुत होते हैं। और हर बोधिसत्व कुछ ना कुछ एक विशेष चिन्ह होता है, विशेष पहचान होती है। जैसे बोधिसत्वों की श्रृंखला में जो पहला बोधिसत्व है वह है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का चिन्ह माना जाता है करुणा। मंजूश्री का बोधिसत्व माना जाता है ज्ञान। मैत्रेय का है धर्म रक्षक। सामंतभद्र का जो है ये यहां पर गलत है। सामंतभद्र की जो क्वालिटी है वह ध्यान है। क्या है? ध्यान। मैत्रेय के बारे में एक एडिशनल फैक्ट बता देना चाहता हूं कि ये अपकमिंग बौद्ध हैं, ये अपकमिंग बोधिसत्व हैं, ये आने वाले हैं। ये अभी तक आए नहीं हैं, ये आने वाले हैं और इनको आने में अभी समय है। तो पहले प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो अवलोकितेश्वर की क्वालिटी है करुणा, मंजूश्री की क्वालिटी ज्ञान होती है, मैत्रेय जो धर्म के रक्षक हैं। जब कलयुग आएगा, धर्म कलयुग की परिभाषा ही यही होती है कि जब व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाएगा, ऐसे काल को हम कलयुग बोलेंगे। तो उस कलयुग में जब व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाएंगे तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए मैत्रेय आएंगे, मैत्रेय बोधिसत्व आएंगे और ये अपकमिंग बोधिसत्व हैं। तो ये हमको पता है। लेकिन जो सामंतभद्र हैं, सामंतभद्र का समाधि नहीं है, इनका जो कोर है वो क्या है? ध्यान है। तो इसका आंसर होगा ओवरऑल डी। ये वाला गलत मिला हुआ है, ये समाधि नहीं है। इनकी जो मेन क्वालिटी है वह क्या है? ध्यान। ध्यान इनका मुख्य मेडिटेशन, इनका मुख्य गुण है। तो पहले का आंसर क्या होगा? डी होगा। ये हमें याद करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया कि पुरुषार्थों में चरम पुरुषार्थ किसे कहा गया है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष प्लस अर्थ, जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है। मनुष्य के जीवन क्रम को 4 कर्मों में बांटा गया है और यह हर उम्र में अलग अलग होता है। अब इन 4 पुरुषार्थों को अगर हम दृष्टिपात करें तो पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, चौथा होता है मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ व्यक्ति के अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम फेज में अनिवार्य होते हैं करना। पहले व्यक्ति हर उम्र में उसको धर्म का पालन करना होता है, अर्थ का पालन करना होता है, काम का पालन करना होता है, लेकिन उसका अल्टीमेट टारगेट होता है मोक्ष। तो जो मोक्ष नाम का पुरुषार्थ है, इसमें जो चरम पुरुषार्थ की बात आई, पुरुषार्थ चारों हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ होते हैं, लेकिन इन तीनों पुरुषार्थों की मदद से लक्ष्य हमें सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करना है, हमें मोक्ष ही ले जाना है। एक दर्शन होता है चार्वाक। चार्वाक दर्शन बस एक इकलौता ऐसा दर्शन है जिसमें काम पुरुषार्थ को माना गया है। बाकी अन्य जितने भी दर्शन हैं उन सारे दर्शनों में किसको माना गया है? अंतिम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष वह स्थिति होती है जहां सुख दुख का एहसास नहीं होता, जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये पुरुषार्थों के चरम पुरुषार्थ, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। पुरुषार्थों में चरम पुरुषार्थ किसे कहा गया है? मोक्ष को कहा गया है। इसी तरह अगर हम तीसरे प्रश्न में चलें तो आपका तीसरा प्रश्न आया, फिर से देखिए, गौर करिए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो पहला प्रश्न आया कि यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में है। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ये वेदों की व्याख्या करने के लिए लिखे गए। यज्ञोपवीत आप सभी जानते हैं, जनेऊ तो यज्ञोपवीत पहनी जाती है।
यज्ञोपवीत पहनी जाती है। तो यज्ञोपवीत का सबसे पहले वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उसके पहले आपको पहले ब्राह्मण ग्रंथ पता होने चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। जो आपके 4 वेद हैं उनके स्पेसिफिक वो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। जो वेदों में रचनाएं लिखी गई हैं उनकी व्याख्या के लिए, वो तो सूत्र थे, उन सूत्रों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। जैसे शतपथ और तैत्तिरीय, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किसके हैं? ये यजुर्वेद के हैं। किसके हैं? ये यजुर्वेद के। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह आपका ऋग्वेद का है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ऋग्वेद का है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ आपका किसका है? अथर्ववेद का है। तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ए, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद सबसे प्रामाणिक और प्राचीन माना जाता है और इसकी रचना ऋषि याज्ञवल्क्य ने की थी। किसने की थी? याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य। आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण किसका है। सबसे पहले फैक्ट आपको यजुर्वेद का याद रखना है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी रचना ऋषि याज्ञवल्क्य ने की थी और इसी में यज्ञोपवीत, जो यज्ञोपवीत होती है जिसमें आपके तीनों ऋणों का वर्णन होता है, तीनों ऋणों को उल्लेखित करती है, वो वाली जो धागा होता है उसका सबसे पहले वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? ए होगा। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही आपको प्रश्न आगे मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का उद्भव किससे हुआ है? सांख्य दर्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दर्शन कितने होते हैं? दर्शन 6 होते हैं। उन 6 दर्शनों के प्रणेता कौन कौन है वो भी पता होना चाहिए। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा इत्यादि आपके दर्शन हैं। इन दर्शनों में बताया गया है प्रकृति की उद्भव कैसे हुआ, जमाना कैसे चलता है और आत्मा कैसे चलती है। इन समस्त जो दार्शनिक चिंतन थे उसका वर्णन इन दर्शनों में किया गया। तो जो सांख्य दर्शन है इसके प्रणेता हैं आपके कपिल मुनि। कौन है प्रणेता? कपिल मुनि। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ये षड्दर्शन का भाग्य है। इसमें कहा गया जो प्रकृति, ये जगत का उद्भव हुआ है, ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से बना है। प्रकृति और पुरुष क्या है? प्रकृति और पुरुष 2 चरम सत्ताएं हैं, 2 एक्सट्रीम सत्ताएं हैं जिनसे बना हुआ है पूरा विश्व और जगत। तो सांख्य दर्शन का जो जगत का उद्भव हुआ है वह प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुआ है और इसको दिया था आपके कपिल मुनि ने। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वह है, सभा, समिति तथा विधत के द्वारा राजा पर नियंत्रण रखती थी, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो देखिए मित्रों, यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सभा, समिति, विदत। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सभा, समिति, विदत क्या कहलाती थी। सभा जो आपकी इंटेलेक्चुअल्स की संस्था है जिसमें कुछ स्पेसिफिक पढ़े लिखे लोगों को रहते थे। सभा फॉर इंटेलेक्चुअल्स, जहां पर ये लोग बैठकर पॉलिसी बनाते थे। समिति में सभी आम लोग शामिल होते थे, सभी आम लोग शामिल होंगे। तीसरा है विदत। विदत एक एक्सट्रीम संस्था थी जहां पर धार्मिक व्यक्ति या टॉप स्कॉलर्स, जो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, वो लोग विदत में रहते थे। चौथी संस्था थी गण में होते थे साहसी या सैनिक व्यक्तियों की संस्था, मतलब सैनिकों की जो संस्था होती थी वो गण कहलाती थी। तो सभा, समिति, विदत, गण इत्यादि सबका वर्णन जो राजा पर उसके डिसीजन मेकिंग पर कंट्रोल रखती है उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और वेदों में एक वेद में सभा और समिति को प्रजापति की संतान भी बोला गया है, वो आपको होमवर्क में देखना है, आपको सर्च करना है कि वो किस ग्रंथ में कहा गया है। मैं आपके लिए काम दे रहा हूं कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, तो ये किस ग्रंथ में कहा गया है ये आपको सर्च करना है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अगर कोई मनुष्य संपूर्ण वेदों का पाठन करके स्मृतियों को ना पढ़े तो वह व्यक्ति पशु के समान होता है। यह कथन किसके सम्मान, यह कथन किसने कहा? अब देखिए आपके एमपीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, आपके एमपीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखे गए हैं जिसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है और यह स्टेटमेंट पूछते हैं कि
ये कथन किसने किससे कहा? ऐसे आप देखो, आप चाहे 20 का पेपर देखो, 2021 का देखो, 2022 का देखो, कोई भी पेपर देखो, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। 2020 के प्री में आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के जो सीधे स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। 2021 में पॉलिटी में 2 आए हैं, 22 में मुझे जहां तक याद आ रहा है उसमें भी आए थे, और 23 में भी आए हैं। तो हर प्री में क्वेश्चन आता है। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि अगर कोई मनुष्य संपूर्ण वेदों का पाठन करके स्मृतियों को ना पढ़े तो वह व्यक्ति पशु के समान है। यानी इसमें स्मृतियों का महत्व बताया गया है। स्मृतियां, नारद स्मृति हुई, याज्ञवल्क्य स्मृति हुई, बहुत सारी स्मृतियां हैं। इसमें जो आंसर है इसका वह है महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि, इसका आंसर बी जाता है। महर्षि अत्रि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, चित्रकूट में इनका आश्रम है। महर्षि अत्रि का आश्रम कहाँ है? चित्रकूट, जिला सतना। चित्रकूट के से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। उसके राइट हैंड साइड में आपका मध्य प्रदेश आता है, अपोजिट साइड में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट एक जिला है और मध्य प्रदेश का चित्रकूट सतना जिले में आता है। इनकी पत्नी कौन थी? सती अनुसुईया। सती अनुसुईया, भगवान राम जब गए उनके चरणों से इनको क्या हो गया था? उद्धार मिल गया था। सती अनुसुईया का आश्रम भी कहाँ है? चित्रकूट में है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको जानने हैं चित्रकूट से संबंधित। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्न में से किस स्मृति में नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह को सामाजिक विधान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? अब आप समझिए, प्रश्न कह रहा है कि ये जो 2 प्रथाएं थी, नियोग प्रथा और स्त्रियों का पुनर्विवाह, इन सारी प्रथाओं को कब से मान्यता मिलने लगी? पहले क्या था? सोसाइटी में ऐसा नहीं था, ऋग्वैदिक काल में तो ऐसा नहीं था। स्मृतियां बहुत बाद में लिखी गई हैं। तो स्मृतियों में कब कहा गया कि नियोग प्रथा कर सकते हैं, स्त्रियों का दोबारा विवाह हो सकता है? नियोग प्रथा का मतलब क्या? जब किसी महिला के पति की आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उस महिला से संतानोत्पत्ति करने के लिए या उस महिला का वैवाहिक जीवन स्थापित कराने के लिए उसके देवर या किसी ऋषि जो उनके कुल गुरु होते हैं उनके साथ नियोग कराकर उसके वंश को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो वह नियोग प्रथा थी या स्त्रियों का पुनर्विवाह हो। तो यह किस स्मृति में कहा गया है? तो यह सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो यह सबसे पहले नारद स्मृति में कहा गया है। किस में कहा गया है? नारद स्मृति में। 7th का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नारद स्मृति। कुछ एडिशनल फैक्ट है। मनु स्मृति शुंग काल में लिखी गई है। कौन से काल में लिखी गई है? शुंग काल में लिखी गई है। और इसमें बताया गया है कि जो स्लेव्स होते हैं, दास, वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। आज भी मनु संहिता चलती है। मनु संहिता चलती है, जो कहते हैं कि मनु के द्वारा बनाए गए कानूनों का एक ग्रंथ है जिसमें समाज कैसे संचालित होगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, ये भी विधि विधान से संबंधित है और इसमें सबसे पहले कायस्थ जाति का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य स्मृति में विधि विधान से रिलेटेड है। बृहस्पति स्मृति में क्या कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार होगा, संपत्ति में अधिकार होगा वुमेन्स का। तो ये इसमें कहा गया है। तो ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का वर्णन है, शुंग काल में लिखा गया ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ जाति के बारे में बताया गया है। बृहस्पति स्मृति में संपत्ति पर महिला अधिकारों का भी मान्यता दी जाएगी, ये बताया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वह है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का चिन्ह स्वास्तिक है? स्वास्तिक समझते ना, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था। यहां पर आपको जानना जरूरी है कि जितने भी जैन तीर्थंकर होते हैं, कितने होते हैं? सोचिए, समय लगाइए, कितने होते हैं जैन तीर्थंकर? 24 जैन तीर्थंकर होते हैं। 24 तो 24 जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां बनाई जाती है तो उस मूर्ति के नीचे एक स्पेसिफिक चिन्ह होता है जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये किस तीर्थंकर की मूर्ति है, ये किस तीर्थंकर को इंडिकेट कर रही हैं। उनकी मूर्तियों से ही, उनके चिन्ह से उनकी पहचान की जाती है कि ये महावीर भगवान की मूर्ति है या आदिनाथ भगवान की मूर्ति है या सुमतिनाथ की मूर्ति है या अजितनाथ की मूर्ति है। तो ये कौन बताता है? चिन्ह बताते हैं। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है वह किसको इंडिकेट करता है? पार्श्वनाथ, संभवनाथ, सुमतिनाथ या अजितनाथ? समय लगाइए, बताइए, सोचिए 2 मिनट। इसका आंसर है, सोचिए, इसका आंसर है शुपार्श्वनाथ भगवान। शुपार्श्वनाथ भगवान है, इनका चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। संभवनाथ भगवान, इनका चिन्ह है अश्व। सुमतिनाथ, इनका चिन्ह है चकवा। अजतिनाथ, इनका चिन्ह है हाथी। आदिनाथ भगवान,
ऋषभदेव जिनका दूसरा नाम है आदिनाथ, इनका होता है बैल। महावीर भगवान, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, इनका चिन्ह है सिंह। आपको नेमिनाथ, नमीनाथ, वाशुपूज्य, शांतिनाथ, इनके चिन्ह भी याद करने हैं। ये महत्वपूर्ण भगवान हैं। महत्वपूर्ण तो वैसे 24 ही हैं, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा याद हो सके वो आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको होमवर्क में करना है, इनके चिन्ह भी आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति मतलब हाथों में हथौड़ा वाला संस्कृति, हाथों में हथियार लेके, वो इंग्लिश में नाम दिया है। हैंड एक्स संस्कृति का संबंध भारत की किस संस्कृति से है, ये समझना है। अब देखो यहां पर आपको बताया गया है कि भारत में जो पुरापाषाण कालीन कल्चर्स थे, वो कल्चर्स अपने कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पाए गए। इंस्ट्रूमेंट्स कैसे पाए गए, जैसे चॉपस्टिक्स पाई गई, छोटे छोटे हथौड़े पाए गए, कुरदने के लिए कुछ पत्थर पाए गए। उन सब के आधार पर बताया गया कि ये आपकी पुरापाषाण है, ये मध्य पाषाण है, ये नवीन पाषाण है, और या फिर वो जिस जगह पर पाए गए उस जगह के अनुसार उसका नाम दिया गया। तो हैंड एक्स संस्कृति मतलब हाथों से जो हथौड़े वाली संस्कृति थी, कि छोटी हथौड़ी बनाई और वो सामानों को तोड़ने का काम कर रही थी, उसका संबंध भारत की किस संस्कृति से है। तो ये जब आपको ये चारों के बारे में पता होगा तब आप लगा पाएंगे। सबसे पहली आहार संस्कृति, तो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। चालकोलिथिक है ये, है ना, इसमें तांबे के उपकरण मिले हैं जो आहार राजस्थान में है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। अगला है सोहन संस्कृति, ये भी नहीं है, ये बेलन नदी घाटी वाली है। ये पाषाण कालीन संस्कृति है, ये भी नहीं होगी। हाँ, मद्रास संस्कृति, मद्रास कल्चर जो है, ये मद्रास के पास पल्लवरम एक जगह है, या जगह का नाम याद रखिए, पल्लवरम। मद्रास यानी चेन्नई, चेन्नई के पास ये है। ये संस्कृति, ये हैंड एक्स के साक्ष्य पाए गए और इस संस्कृति को नाम क्या बोला गया, मद्रास संस्कृति या मद्रास कल्चर। तो हैंड एक्स के जो मैक्सिमम साक्ष्य पाए गए थे वो मद्रास में पाए गए थे और इसका नाम क्या हो गया, मद्रास संस्कृति हो गया। ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है कि मालवा कल्चर किस काल से संबंधित है। मालवा कल्चर किस काल से संबंधित है, देखो ओवरऑल जानकारी बता दूं तो ये ताम्रपाषाण काल है, चालकोलिथिक एज है। अगर आपको पता हो, अगर आपको पता है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ताम्रपाषाण काल था, ताम्रपाषाण काल से पहले आपके पाषाण काल थे। पाषाण काल में भी 3 पाषाण काल है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो आपको समय का हिसाब लगाना है। टाइम फ्रेम ये होता है 0, और 0 से पीछे चलते रहते हैं, यानी 2300, 2350 से लेकर 1750। ये तो आपका इंडस वैली था, आईबीसी का टाइम था, तो यानी इतने 2 से रिलेटेड जितने भी होंगे वो कट जाएंगे, ये तो नहीं होंगे। अब बात फंसती है 1700 से लेकर या 1400 से लेकर, तो यहां पर आपको बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपका ताम्रपाषाण काल या मालवा संस्कृति कब की है। तो इसका जो सटीक आंसर है वह है 1400 से लेकर 700 बीसी तक, यानी 1400 से लेकर 700 बीसी तक आपका मालवा संस्कृति चल रही है। मालवा संस्कृति के जो मुख्य स्थल हमारे यहाँ पाए गए हैं वह है महेश्वर, नावदा टोली, महेश्वर और नावदा टोली। इसकी विशेषता होती है कि इसमें काले और लाल कलर के वेयर्स पाए गए थे। वेयर्स यानी मृद भांड, रेड एंड ब्लैक मृद भांड पाए गए थे, पॉटरीज पाई गई थी। और एरण, एरण एक जगह है, कहां पर है, कौन से जिले में है एरण, सागर, ठीक है ना। तो सागर जिले के एरण में भी मालवा संस्कृति की विशेषताएं देखी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन, तो ये आपको बताता है ये क्वेश्चन कि आपको जितने भी कल्चर्स हैं हमारे उन सबको डिटेल में पढ़ना है, उन सबके फैक्ट को तैयार करना है, तो ये यहाँ से डील होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है, ध्यान से पढ़िए, 11वां प्रश्न, इसमें है 12 रत्नियों का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए रत्नी क्या होते हैं। रत्नी प्रशासनिक अधिकारी हैं, रत्नी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और इनका जो वर्णन है वह मिलता है आपके शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है, अभी हमने आपको बताया था किस ग्रंथ से संबंधित है, किस वेद से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करें, बताएं कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का हिस्सा है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करना है। अभी हमने आपको दूसरे या पहले क्वेश्चन में बताया है, तो आप बताएंगे वो क्वेश्चन।
इसके बाद 12वां प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन फसलों के संबंध में क्या सही नहीं है। उत्तर वैदिक कालीन फसलों के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब प्रश्न कह रहा है कि जो लेटर वैदिक काल हुआ उसमें जो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, है ना, उसके नाम कुछ अलग अलग हैं। अब आज की ऐसी लैंग्वेज तो थी नहीं कि चावल को चावल ही बोलेंगे, उनकी लैंग्वेज कुछ अलग अलग है, कुछ अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग हैं। जो उनके अनुसार जो ग्रंथों में उल्लेख हुआ है वह कौन सी फसल है जिसका नाम सही जो वर्तमान में चल रही है वो सुमेलित नहीं है। हमें ये क्वेश्चन में ये देखना है, प्रश्न में क्या देखना है कि जो उत्तर वैदिक कालीन नाम है क्या वह वर्तमान में जो नाम चल रहा है उससे रिलेटेड है या नहीं। तो पहला यव, यव का अर्थ जौ होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ब्रीही, ब्रीही सही है, ब्रीही का मतलब चावल ही होता है, यह उत्तर वैदिक काल की विशेषता है कि ब्रीही का मतलब चावल होता है। इक्षु, इक्षु, इक्षु का मतलब मक्का नहीं होता, इक्षु का मतलब क्या होता है, गन्ना। इक्षु का मतलब क्या होता है, गन्ना। आज भी अक्षय तृतीया में इक्षु रस चलता है ना कि इक्षु रस पीना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, तो वो इक्षु का मतलब मक्का नहीं गन्ना होता है। और मुदग, मुदग का मतलब मूंग, ये सही है। तो यानी इसका आंसर सी होगा। उत्तर वैदिक कालीन फसलों के संबंध में क्या सही है, मूत्र, ये इक्षु सही नहीं है। इक्षु का मतलब यही पूछा ना, सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, इक्षु का मतलब मक्का नहीं गन्ना होता है, ठीक है ना। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये नाम वगैरह आपको पढ़ के चलने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, अब देखो आपके मौर्य काल की जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से बन रहा है। अभी आपके मेंस में भी आया था, तीर्थ पूछा है एक बार, तीर्थ वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका एडिशनल मेंस जो हुआ था 2019 का, उसमें भी आए थे क्वेश्चन, नागारिक करके क्वेश्चन आया था, और भी एक मेंस में एक दो क्वेश्चन आए हैं, आठविक, आठविक करके क्वेश्चन आया था। तो ये मौर्यकालीन प्रशासन से एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो उसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये वाला क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। इसमें है मौर्यकालीन राजुक का संबंध किससे है। तो अगर आपको वो टेबल याद है, वो पूरे प्रशासनिक अधिकारी याद है, तो राजुक पहला ऑप्शन है केंद्रीय न्यायाधीश, जनपदीय न्यायाधीश, मंडल न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर न्याय व्यवस्था तो अच्छी थी मौर्य काल में, दो प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, एक आपकी दीवानी सिविल और एक आपकी क्रिमिनल, दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं थी। जिसमें कंटक शोधन करके एक अदालत थी, उसमें बहुत सारे जज रहते थे, तो कंटक शोधन और एक प्रकार की और थी, तो वो दोनों प्रकार के कोर्ट्स थे। लेकिन जो राजुक है ये भी एक प्रकार का न्यायिक अधिकारी है, ये इन तीन ऑप्शन से समझ में आ चुका है। लेकिन जो सेंट्रल लेवल का जज था कि डिस्ट्रिक्ट जज था कि डिवीजनल जज था, तो ये आपको देखना है। तो जो राजुक था वह आपका डिस्ट्रिक्ट जज था, जो आर्टिकल 233 के तहत अभी हमारे होता है, जिला जज होता है, एक डिवीजनल जज होता है, मंडल का जज होता है, वो नहीं था। राजुक जो था वो जनपद पे न्याय के काम कर रहा है, और इसका आंसर होगा बी, 13 का आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, वह है निम्न में से कौन सा मंदिर पुराने भारतीय संसद भवन की प्रेरणा देता है। निम्न में से कौन सा मंदिर पुराने भारतीय संसद भवन की प्रेरणा देता है। तो पहले तो आपको ये नाम हटाकर ये पूरा याद होना चाहिए कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है। एक 64 योगिनी मंदिर आपका जबलपुर में है, दूसरा 64 योगिनी मंदिर आपका खजुराहो में है, तीसरा 64 योगिनी मंदिर मुरैना में है। तो इसका जो आंसर है वह सी, मुरैना। मुरैना का जो 64 योगिनी मंदिर है, जिसे कच्छप घात वंश के राजाओं ने बनवाया था, इसका जो स्थान है, स्पेसिफिक गांव का नाम है वो है मितावली। इसे मितावली का मंदिर भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये नहीं है। इसके एक तो महादेव मंदिर भी कहते हैं, है ना, तो ये महादेव मंदिर भी कहलाता है, और ये मितावली मंदिर भी कहलाता है। ये कच्छप राजा देवपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कच्छप राजा देवपाल ने बनवाया था। तो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, आप कभी भी इसकी इमेज देखेंगे तो आपको लगेगा जो पुराना भारतीय संसद भवन था, नया नहीं, पुराना भारतीय संसद भवन की प्रेरणा इसी मंदिर से ली गई थी, मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। अब देखो ऐसे प्रश्न भी आते हैं टर्मिनोलॉजी से, जो आपकी टर्म्स हैं ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन,
जैसे विदुषी हुई, दुहिता हुई, अमाजु हुई, रूपा जीवा, है ना, बहुत से टर्म है, पूषण देव है, देवताओं के नाम है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पूछते हैं कि निम्नलिखित देवता किससे संबंधित है, या अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। देखो पहला ऑप्शन है विदुषी। विदुषी का मतलब होता था विद्वान महिला, इंटेलेक्चुअल वुमेन, जैसे आपकी लोपा, मुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल महिला थी। दुहिता विदुषी नहीं है। दुहिता, दुहिता मतलब गाय को दुहने वाली लड़की। जो आपका जितना भी गोधन है, जितना भी आपके पास गाय वगैरह है, उनको जो दुहने वाली लड़की है, उस पुत्री का नाम क्या होता है? दुहिता। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अमाजू, अमाजू, अमाजू उस महिला को बोला जाता था जो अपनी स्वेच्छा से जीवन भर अविवाहित रहती थी। मतलब महिलाओं को कब विवाह करना है भी या नहीं करना है, इसकी पूरी स्वतंत्रता थी। और जो महिलाएं स्वैच्छिक रूप से जीवन भर शादियां नहीं करती थी, उनको क्या बोला जाता था? अमाजू बोला जाता था। तो यानी इस प्रश्न का आंसर क्या है? सी। इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा। जो रूपा जीवा है वह गणिकाएं थी, गणिका या प्रोस्टिट्यूट, वेश्या, जो नृत्य संगीतों की प्रस्तुति करती थी। तो इसका आंसर क्या है? सी। 15वें का आंसर क्या है? सी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16वां। 16वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह नगर। अब देखो कोई भी अगर आपका प्रश्न 2 से 3 लाइन से बड़ा आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके प्रत्येक कीवर्ड को ध्यान से पढ़ा जाए। तो इसका पहला कीवर्ड क्या? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की कोई सिटी की बातचीत चल रही है। दूसरा कीवर्ड मिला 3 भागों में, यानी में जनरली जो शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो 2 पार्ट्स में बटे हुए थे, अपर टाउन और लोअर टाउन, यानी सीटाडेल बोलते थे, जहां पर पहाड़ी पर बसा हुआ, जहां पर आपके राजशाही के लोग रह रहे हैं। और ये जो शहर है ये 3 भागों में बटा हुआ है। क्या क्या थी इसमें? अद्भुत नगर योजना थी, दुर्भेद प्राचीर थी, स्टेडियम था, अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था है। मतलब यहाँ पर आपका स्टेडियम भी है, बहुत बड़ा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी है, और आपकी फेमस सिटी प्लानिंग भी है। लेकिन जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वह है 3 भागों में बटा हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं तो अन्य शहरों में भी थी। तो ऐसा कौन सा शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था? क्या वो हड़प्पा था? नहीं, हड़प्पा 2 भागों में बटा हुआ था। क्या वो मोहनजोदाड़ो था? नहीं, वो मोहनजोदाड़ो में नहीं था। क्या वो कालीबंगा था? नहीं, कालीबंगा भी नहीं था। ये शहर है आपका धौलावीरा। धौलावीरा एक शहर था जहां पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। यहीं पर सबसे बड़ा शिलालेख भी मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो धौलावीरा में ही मिला हुआ है। और यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय हड़प्पा शहर है। ये यूनेस्को ने इसको अपने उसमें विरासत स्थलों में शामिल किया हुआ है धौलावीरा को। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि धौलावीरा किस नदी के किनारे है। ये आपको होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई देना है, किस नदी के किनारे है। ये वाले प्रश्न भी आपके आते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सल्तनत से भी हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं कि आपको उसका भी आइडिया लगे कि सल्तनत को कैसे पढ़ना है, सल्तनत में किस अप्रोच के साथ आपको जाना है। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सर्वप्रथम चराईकर और गढ़ीकर, चराईकर और गढ़ीकर। चराईकर मतलब चारागाहों में पशुओं के लिए जो चारागाह होते हैं, खुले चारागाह होते हैं, तो जो भी पशु रखता था, पशुओं को पालता है, उन पशुओं को पालने के लिए पालने वाले व्यक्ति पर चराई कर लगता है। क्यों? क्योंकि वह राज्य की जमीन से पशुओं को चारा उपलब्ध करा रहा है। दूसरा गढ़ी। अब देखो दिल्ली सल्तनत के समय पूरी जमीन सुल्तान की, तो सुल्तान की जमीन पर आप घर बना के रह रहे हैं तो आपके घरों पर भी कर लगेगा, गढ़ी यानी घर। तो चराई कर जो पशुओं पर लगता है, गढ़ी कर जो घरों पर लगता था। तो ये किस शासक के द्वारा लागू किए गए थे? क्या इल्तुतमिश के द्वारा लागू किए गए थे? नहीं, इल्तुतमिश नया नया था, इतना ध्यान नहीं दिया इसने। क्या बलबन के द्वारा लागू किए गए थे? नहीं, बलबन अपने विरोधियों को शांत कराने में बिजी रहा। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को इसने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज कर दिया है, इसको मंगोलों से आक्रमण से रक्षा करनी है, इसने स्थायी सेना बनाई थी। तो ये व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था जिसने चराई कर और गढ़ी कर को लागू किया था। तो ये आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है सी, 17वें का सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने वो 5 काम किए हैं, दोआब में कर की वृद्धि, और आपको नकली सिक्के, दौलताबाद से देवगिरी, कराचल अभियान, ये वाली व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई है। तो वो उसके 5 डिसीजन अलग हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आपके चराईकर, गढ़ीकर, बाजार नियंत्रण व्यवस्था और आपकी स्थायी सैन्य व्यवस्था, सैनिकों को नगद वेतन, ये सब व्यवस्थाएं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद
आपका जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टेटमेंट आ गए हैं, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासन काल में संबंधित क्या सही तथ्य है। इल्तुतमिश के शासन काल से संबंधित क्या सही तथ्य, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फैक्ट रिलेटेड टू रेन ऑफ इल्तुतमिश। तो आपको सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में पता होना चाहिए। इल्तुतमिश कौन था, है ना। इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रशासन संभाला तो उसने अपने गुलामों की मदद से यह संभाला था। तो जो बदायूं वाला क्षेत्र था वो किसको दिया था, वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बदायूं वाला क्षेत्र था वो है किसको दिया था, आपके वह इल्तुतमिश को दिया था। तो ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय क्या वह बदायूं का इख्तियार था, हाँ वह बदायूं का इख्तियार था। पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, ये यहाँ पर 1 to 4 है ना। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि क्या इसने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी, हाँ कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। उसके पीछे कारण थे यालदौच और कुबाचा, क्योंकि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो उसका साम्राज्य 3 बड़े सरदारों में बांट दिया जाता है, यालदौच, कुबाचा और इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया, क्योंकि वह दिल्ली सल्तनत का संबंध मध्य एशिया की जो पंचायतें हैं, जो राजनीति है, उससे अलग करना चाहता था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, क्या इसने चांदी के टका और तांबे के जीतल के सिक्के का चलन चलाया, नहीं। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये इसने नहीं चलवाए हैं। राज्य का दैवीय सिद्धांत क्या इसने दिया था, नहीं इसने नहीं दिया था, ये दिया था बलबन ने। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर कुल कितने स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। आप देखिए नीचे कितने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 2 3, तीसरा ऑप्शन कहता है 1 4, चौथा कहता है 1 2 का 4, 1 2 4। ना तो तीसरा सही है ना तो चौथा सही है। तो आप गौर फरमाएंगे तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 19वां प्रश्न देखेंगे आप। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय सोमनाथ का राजा कौन था। सोमनाथ यानी गुजरात। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर भारत का वन ऑफ द रिचेस्ट मंदिर है। महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए हैं, कभी नहीं हारा। महमूद गजनवी एक आक्रांता था, मूर्तिभंजक था। इसको भारत में साम्राज्य नहीं बनाना था, यह सिर्फ लूटने के लिए भारत में आया था। उस समय कौन सा राजा था, भीमदेव प्रथम, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या भीमराज द्वितीय। ये क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो महमूद गजनवी के समय जो राजा था वह था भीमदेव प्रथम, ठीक है ना। भीमदेव प्रथम महमूद गजनवी के समय जब उसने सोमनाथ पर अटैक किया था, उस समय ये राजा था और ये हार गया था। और सोमनाथ मंदिर को इसने 1024 और 25 में तोड़ा था। 1024 और 25 में इसने अटैक किया और इसको तोड़ दिया। बाद में भीमदेव द्वितीय और राजा भोज के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया, इसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कराया गया, राजा भोज और भीमदेव के द्वारा। और उसके बाद में हमारी मालवा की लोकमाता अहिल्याबाई के द्वारा भी इसमें दान दिए गए थे। और आज़ादी के बाद इसका व्यवस्थित रूप से वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले गृह मंत्री रहे हैं और उप प्रधानमंत्री थे देश के, उनके हस्तक्षेप के बाद इसका पुनः निर्माण हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका व्यवस्थित रूप से उद्घाटन कराया गया था आज़ादी के बाद। लेकिन जब अटैक हुआ था, जब तोड़ा गया था, उस समय राजा भीमदेव प्रथम था। और इसका आंसर होता है ए, 19th का ए आंसर है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। अब देखो, ये व्यवस्था की जा रही है किस लिए, कि हमारे पास एक परफॉर्मिंग आर्मी रहे, एक व्यवस्थित आर्मी रहे। तो आपको प्रश्न पढ़ना है और कंसेप्ट में जाना है कि सर्वप्रथम घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की, यानी ये जो प्रयास है ये रिफॉर्म्स हैं, ये प्रयास नहीं है, ये क्या है, रिफॉर्म्स हैं। और रिफॉर्म्स क्यों किए जाते हैं, जब आपको अच्छा करना हो, कुछ काम अच्छा करना हो। अच्छा क्या करनी है, सेना,
आर्मी, आर्मी अच्छी करनी है। आर्मी अच्छी कब करनी है? जब आप पर आक्रमण हो या आपकी बहुत ज्यादा एम्बिशन हो, महत्वाकांक्षा हो। अब आपको ये हिंट मिल चुकी है कि एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही संकट में जो राजा होगा या बहुत ही बड़ी सेना रखने का आकांक्षी जो राजा होगा वही सुधार लाएगा। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो क्या फिरोज शाह तुगलक ये काम करेगा? नहीं। फिरोज शाह तुगलक तो अपने जो भाई ने काम किए थे उसको संभालने में लगा रहा, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एमबीटी। एमबीटी हो सकता था कि ये करे, लेकिन उसके पहले ही ये काम हो चुका था। शेरशाह सूरी हो सकता था ये करे, लेकिन उसके पहले ही ये काम हो सकता था। क्यों? क्योंकि आक्रमण संकट था किसको? मंगोलों का, अलाउद्दीन खिलजी को। और बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी था, अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को बहुत बड़ा दूसरा सिकंदर, सिकंदर ईसानी स्वयं को कहता है। तो उसने ही सेना को सुधारा। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया जहान जीतनी है। तो इसका आंसर होगा सी। 20वें का आंसर क्या है? सी है। बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है देवगढ़। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कहता है कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में क्या संबंध सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पहले तो पता हो कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। पुरानी किताबों में लिखा है कि यह झांसी जिले में है, लेकिन जो नई किताबें हैं और जो नया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके अनुसार ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है कि यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। दूसरा, यह पंचायतन शैली का प्रथम उदाहरण है। हाँ, यह पंचायतन शैली का प्रथम उदाहरण है। क्यों पंचायतन शैली? समझिए, मुख्य मंदिर होगा जो आपका मूल नायक को समर्पित होगा, उसके प्रदक्षिणा पथ पर उसके चारों ओर अन्य सहायक देवी देवताओं के मंदिर होंगे। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इस पूरे शैली को पालन करता है। खजुराहो में भी पंचायतन शैली का एक मंदिर बना हुआ है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे कि खजुराहो के पंचायतन शैली के मंदिर का नाम क्या है, वह आप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। इसके बाद जो सी नंबर का है, यह शिखर शैली का भी प्रथम उदाहरण है। हाँ, यह शिखर शैली का भी प्रथम उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो मंदिर थे, जैसे नचना कोठार का पार्वती मंदिर हो, भीतर गांव का मंदिर हो, कानपुर के पास जो है इनाम गांव का मंदिर है, ये सब मंदिर सपाट शिखर के थे। इनकी क्या थी? इनकी फाउंडेशन में जो छत थी वो सपाट थी, उसमें शिखर नहीं बना हुआ था। तो शिखर बनाने की जो शुरुआत कहाँ हुई है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में हुई है। यह मंदिर शिव को समर्पित है? नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ, ये स्टेटमेंट गलत चला जाता है। यह मंदिर शिव को समर्पित नहीं है। गुप्त काल में जो प्रमुख देवता है वह विष्णु देवता है। और आप देखेंगे उनके सिक्कों पर, उनके जो कॉइन्स हैं उसमें गरुड़ का चिन्ह है। गरुड़ का चिन्ह, गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु जी का वाहन है। तो ऑब्वियसली जो वहां के मंदिर होंगे, जो देवी देवता होंगे, वो कौन होंगे? विष्णु जी होंगे, ना कि शिव जी होंगे। तो कौन सा कथन सही नहीं है आप मुझे बताएंगे? डी। डी वाला कथन सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आ गया मुगल काल से आया कि जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की है, तो वह किसके नेतृत्व में की थी? जो जहांगीर की चित्रशाला थी उसकी स्थापना, चित्रशाला मतलब क्या? पेंटिंग गैलरी। भाई बहुत बड़ा क्या था आपका? पेंटिंग का बहुत बड़ा शौकीन था। जहांगीर का स्टेटमेंट एक चलता है कि वह कहता है कि अगर एक पेंटिंग को कई चित्रकारों, अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है, तो मैं यह बता सकता हूं कि इसकी आंख किस चित्रकार ने बनाई है, इसके हाथ किस चित्रकार ने बनाए हैं, इसके पैर किस चित्रकार ने बनाए हैं। मतलब इतना उसे आइडिया था चित्रकारी का, इतना शौकीन इंसान था वो। तो जहांगीर ने जो फोटो गैलरी बनाई वह किसके नेतृत्व में बनाई? क्या उस्ताद मंसूर के में बनाई? नहीं। क्या अब्दुल हसन के में बनाई? नहीं। आगा रजा या बहजाद? तो इसका आंसर है आगा रजा। ये सारे ही पेंटर्स हैं, ये चारों ऑप्शन में नाम है, इनके अलग अलग फैक्ट हैं। जो उस्ताद मंसूर थे वह पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। फ्लोरा और फोना जो आपके होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका चित्र बनाता है। अबुल हसन जो थे ये पोर्ट्रेट बनाते थे, व्यक्तियों के बड़े बड़े चित्र बनाएंगे कि स्वागत करता जहांगीर, है ना, वर्जन मैरी का स्वागत, वर्जन मैरी से आशीर्वाद लेता जहांगीर, फारस के नादिर शाह का स्वागत करता जहांगीर, ऐसे वाले जो व्यक्तियों के चित्र थे वो अबुल हसन के द्वारा बनाए गए। बहजाद, बहजाद को बोलते हैं पूर्व का राफेल। राफेल कौन? राफेल भी एक चित्रकार है, आपके वेस्टर्न वर्ल्ड का चित्रकार है। तो ये ईस्टर्न वर्ल्ड का इतना फेमस चित्रकार था, तो उसको पूर्व का चार राफेल बोलते हैं। लेकिन जो चित्रशाला की स्थापना कराई, फोटो गैलरी बनवाई, वह आगा रजा के नेतृत्व बनाई। तो इसका आंसर होता है सी। 22 का आंसर सी है। ये आपको दिमाग रखना है, याद रखना है ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उदयगिरी की गुफाओं के संबंध में सही कथन नहीं है। पढ़िए प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़िए कि उदयगिरी की गुफाओं के संबंध में सही कथन नहीं है।
हमें यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर आपने उदयगिरी पढ़ी है तो पहले उदयगिरी गुफा पहला कीवर्ड मिला। उदयगिरी गुफा के बारे के बेसिक फैक्ट आपको दिमाग में होने चाहिए कि कहाँ है, कब बनी, किसने बनवाई, है ना। ये बेसिक फैक्ट अगर आपके क्लियर है तो आप ये कर लेंगे। इसमें देखिए पहला है, इसका निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीर सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। हाँ सही बात है, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसके सेनापति वीर सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये गुफाएं बेसनगर विदिशा में अवस्थित है। हाँ दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें शंखलिपि के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ शंखलिपि के साक्ष्य मिलते हैं। जो इसके इंस्क्रिप्शन है वो शंखलिपि को डिनोट करते हैं। छोटे छोटे चित्रों की चित्रकारी है इसमें, वो सब मिलते हैं। गुफा क्रमांक 20 वराह से संबंधित है और गुफा क्रमांक 5 जैन धर्म से संबंधित है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये जस्ट उल्टा कर दो। जो गुफा नंबर 5 है वह आपकी वराह मूर्ति से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और जो गुफा नंबर 20 है, जो गुफा नंबर 20 है पहली और 20वें नंबर की है, 1 and 20, वह जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है वहां पर। पहली और 20वीं नंबर की जो गुफा है वह आपकी जैन धर्म से संबंधित है। जो 5वें नंबर की गुफा है वह वराह मूर्ति यानी वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो यानी इसका जो गलत स्टेटमेंट है वह डी नंबर का स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उदयगिरी का एक और नाम बताया है नीचेगिरी। उदयगिरी से संबंधित एक और विशिष्ट फैक्ट है नीचेगिरी। इसका नाम नीचेगिरी कालिदास ने बताया है। कालिदास ने उदयगिरी का नाम क्या बताया है अपने ग्रंथों में? नीचेगिरी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आपका जो सेकंड लास्ट प्रश्न है, अकबर के समय मीर बख्शी का संबंध था। आप देखेंगे सल्तनत के बाद जो मुगल काल आया तो सल्तनत और मुगल काल के एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर था। वो अंतर इसलिए था, ये जो शब्द हैं ये पूरे फारसी शब्द हैं। मीर बख्शी, मीर समा, मीर जुमला, है ना, ये सारे शब्द फारसी हैं। क्यों? क्योंकि अकबर के जो डैडी थे हुमायूं ईरान से भाग कर आए थे ना, ईरान से सहायता लेकर आए थे। तो इसी शर्त पे उनको दी गई थी सहायता कि आप इंडिया जाकर फारसी कल्चर चलाएंगे, फारस को प्रमोट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा पर्शियन कल्चर पर आधारित है। तो जो मीर बख्शी शब्द है ये फारसी शब्द आ गया और ये फारसी व्यवस्था है। तो अब जो व्यवस्था है वो पूरी सल्तनत से अलग है। तो इसमें जो मीर बख्शी है वो उसका रिलेशन काहे से, ये आपको याद करना है। क्या वो वित्त मंत्री था? नहीं, वित्त मंत्री नहीं था। क्या वो सैन्य प्रधान था? हाँ वो सैन्य प्रधान था। क्या वो न्यायाधिकारी था? नहीं, इनमें से कोई नहीं। न्यायाधिकारी काजी होते हैं, ठीक है ना। और दीवान जो होंगे, दीवान आपके राजस्व संग्रह और वित्त को देखेंगे। वकील जो होगा वो प्रधान होगा, वो आपके सारे मामलों को देखेगा। दीवान होगा वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन और फाइनेंस के मामले में देखेगा। और जो आपके न्याय अधिकारी हैं ये सद्र और काजी, दो अधिकारी करते हैं। सद्र न्याय और कानून, सद्र शहर का होता है, शहरी सद्र होता है, सदर काजी होते हैं। तो वो सद्र होगा वो आपका न्याय अधिकारी होगा। तो मीर बख्शी का जो प्राथमिक संबंध है वह आपके मिलिट्री चीफ से है। सैन्य प्रधान है आपका मीर अधिकारी। तो इसका आंसर होता है बी, मीर बख्शी। तो आपका काम क्या है, जितनी भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना है। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है कि अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ये आप जगह जगह पढ़ते हैं, मंदिरों की दीवारों पे लिखा होता है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसका किस उपनिषद से लिया गया है? ये किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन पढ़िए। छांदोग्य से? नहीं, छांदोग्य में तो आश्रमों के बारे में बताया गया है, 3 आश्रम, और जावाली आश्रम में 4 आश्रम के बारे में। मांडूक? नहीं, मांडूक में अद्वैतवाद के बारे में वर्णन है, मांडूक भी नहीं है। मुंडको? नहीं, मुंडको में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जो हमारा ध्येय वाक्य है। तो ये किससे लिया गया? आपका आखिरी ऑप्शन क्या बचा? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक यानी इसका आंसर है डी, जो अस्तो माँ सदगमय है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय है, यह आपके बृहदारण्यक से लिया गया है। इसका आंसर डी है। तो ये आपकी आज की पहली श्रृंखला समाप्त होती है। और आप इस लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहते हैं तो फास्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और आपको सभी चीज़ों के समाधान भी मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।